हाय गाइस, निशिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं जीके, जीएस, लूसेंट, घटना चक्र एवं बीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 48 सेट में जो सेट 16 दिए थे आप लोग के लिए, तो आइए उसका डिस्कशन पहले करते हैं। रात में तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरण प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी किरण प्रयोग में लाई जाती है? तो इंफ्रारेड। तीसरा है, एक समान नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है? तो कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला है, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो किसी खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता है वो नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर कम की जा सकती है। समुद्र में पानी के नीले दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्या होगा? जल अणुओं द्वारा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आइए 49 सेट का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो पहला है तीसरी बौद्ध परिषद, दूसरा है कलिंग युद्ध, तीसरा है बौद्ध धर्म को अपनाना और चौथा है मिशनरी को सिलोन भेजना। तो इसका आंसर क्या होगा कि अशोक की जो प्रशासनिक नीति है उसमें भारी परिवर्तन जो है ना, कलिंग युद्ध के बाद आया था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा क्या किया गया? भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया वो। तो इसका आंसर क्या होगा? कलिंग युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? पहला मौर्य राजा अशोक, दूसरा है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है गौतम बुद्ध, चौथा है भगवान महावीर। तो जो मौर्य सम्राट का जो अभिलेख है उसमें जो अशोक का नाम है वो देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से उसमें संबोधित किया गया उसको। मास्की, गुजरात, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है विष्णुगुप्त, दूसरा है उपगुप्त, तीसरा है ब्रह्मगुप्त, चौथा है बृहदर्थ। सिहली अनुश्रुतियों तथा दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उपगुप्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा विक्रमशिला, चौथा वैशाली। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध गुरु चाणक्य थे वो जो तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित थे। इसमें देश विदेश के भी आते थे पढ़ने के लिए लोग। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो ऑप्शन है धारा 32, दूसरा है धारा 28, तीसरा है धारा 29 और चौथा है धारा 31। तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 है के प्रावधानों के तहत जो है देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? धारा 32। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? पहला कोई भी उच्च न्यायालय, दूसरा है कोई उप न्यायालय, तीसरा जिला न्यायालय, चौथा प्रशासनिक अधिकरण।
तो इसका आंसर क्या होगा? रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और किसको है? उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका या रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वो सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो ऑप्शन है परमादेश रिट, दूसरा है अधिकार परीक्षा रिट, तीसरा है उत्प्रेषण रिट, चौथा है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो अधिकार परीक्षा रिट के तहत किसी कर्मचारी को अवैधानिक रूप से की जाने वाली कार्यवाही करने से न्यायालय द्वारा रोका जा सकता है। इस रेट के तहत न्यायालय द्वारा यह पूछा जाता है कि वह व्यक्ति किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा? अधिकार परीक्षा रेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? पहला है ऑप्शन परमादेश, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है उत्प्रेषण। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 32 में जो उल्लेखित विभिन्न रीटों में जो बंधी प्रत्यक्षीकरण की रीट है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बुलवर्क है। यह रीट सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विधिकाओं, जिसको कि सी लेंस बोलते हैं, से गुजरने वाली नहर है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, दूसरा है मलका जलडमरू मध्य, तीसरा है कच्छ की खाड़ी और चौथा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सेतु समुद्र परियोजना जो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला है। इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच नौ परिवहन की दूरी और कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं किंतु उसकी किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? पहला चंडीगढ़, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा दादर एवं नागर हवेली, चौथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। तो पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इसके माहे क्षेत्र के द्वारा केरल से, पुडुचेरी एवं कराईकल क्षेत्र द्वारा तमिलनाडु से एवं यमन क्षेत्र के द्वारा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। तो इसकी किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है। आंसर क्या होगा? पुडुचेरी। लोनार झील कहाँ स्थित है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुलढावा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वुलर, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, अब्बेकाल। तो गोविंद सागर जो है मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद सागर। गोविंद सागर कहाँ है? शायद राजस्थान में है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पहला प्रकाश प्रकीर्णन, दूसरा है ध्रुव घूर्णन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और चौथा है पूर्ण आंतरिक अवशोषण। तो किस पे कार्य करता है फाइबर ऑप्टिक्स? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई, दूसरा है वाद्य यंत्र, तीसरा आंखों की शल्य क्रिया और चौथा है संचार सेवा। तो जो ऑप्टिकल फाइबर जिसको प्रकाशीय तंतु बोलते हैं कांच या प्लास्टिक से निर्मित होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। आजकल जो है इसका संचार में खूब उपयोग हो रहा है क्योंकि इसकी सहायता से सिग्नलों को अधिक दूरी तक बिना परिवर्तित किए ले जाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? संचार सेवा। परिदर्शी जिसको पेरिस्कोप बोलते हैं
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, दूसरा पूर्णांतरिक परिवर्तन, तीसरा विवर्तन और चौथा है परावर्तन। तो परिदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका जो है उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रुओं की गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर क्या होगा? परावर्तन। नेक्स्ट है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवर्तन, दूसरा है प्रकीर्णन, तीसरा व्यतिकरण, चौथा है पूर्णांतरिक परावर्तन। तो प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला कोर, दूसरा है क्लैडिंग, तीसरा है कोटिंग। नेक्स्ट है विटामिन डी अनिवार्य है। पहला ऑस्टियो आर्थराइटिस के से बचने के लिए, दूसरा भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, तीसरा भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए और चौथा मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन डी जो है एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इसका क्या कार्य जो है भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन यहाँ डी होगा। तो हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्लेसिफेरॉल है। तो आंसर क्या होगा? विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? पहला बोरेक्स बेट परीक्षण, दूसरा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, तीसरा है हाइड्रोलिसिस परीक्षण, चौथा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सर्वप्रथम जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। औषधियों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है और औषधि निर्माण विज्ञान, दूसरा जीवाश्म प्रणाली विज्ञान, तीसरा औषधि प्रभाव विज्ञान और चौथा है जीवाश्म विज्ञान। तो इसका आंसर क्या होगा? औषधि प्रभाव विज्ञान। ठीक है, औषधि और उनके कार्यों का अध्ययन औषधि प्रभाव विज्ञान, जिसको कि फार्माकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर शब्द का संबंध किससे मतलब पिक्चर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा है मुक्केबाजी, तीसरा है बेसबॉल और चौथा है बास्केटबॉल। तो जो पिक्चर शब्द है वो बेसबॉल से संबंधित है। ठीक है, और कह रहा है कि बेसबॉल में जो पिचर होता है वो जो कैचर की ओर गेंद फेंकता है। पिचर का मतलब होता है जो कैचर की तरफ गेंद जाता है तो उसको पिचर बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? पहला ऑप्शन है वॉलीबॉल, दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा बैडमिंटन और चौथा क्रिकेट। तो बास्केटबॉल में फाउल करने पर विरोधी टीम को निर्विरोध अंक अर्जित करने के लिए जो दिया जाता है उसी को फ्री थ्रो कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? बास्केटबॉल। नेक्स्ट है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अनंत विजय। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत विजय। लेकिन ये बुक जो है वो किस पे आधार किसके लिए है? तो ये स्मृति ईरानी के लिए है। ठीक है, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी त्रिमुर्ति। ठीक है, ये कौन लिखे हैं? तो अनंत विजय लिखे हैं। ये इनके अमेठी के लिए था। नेक्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश, दूसरा है सलमान रुश्दी, तीसरा है चेतन भगत, चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आंसर इसका क्या होगा? सलमान रुश्दी। ये इनका बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, जो सलमान रुश्दी वाले की ये पुरानी बुक है और इनकी इम्पोर्टेंस बुक है। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। सेट 17 पहला लोहा का निष्कर्षण किस धातु से किया जाता है? जो मुख्य धातु होता है वो क्या होता है ये बताना है। दूसरा है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस धातु से किया जाता है? तीसरा थोरियम का निष्कर्षण किस धातु से किया जाता है?
चौथा है यूरेनियम का निष्कर्षण किस धातु से किया जाता है। पांचवा है तांबे का निष्कर्षण किस धातु से किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।